आरबीआई ने 27 मार्च को पेमेंट विजन 2028 का जो रोड मैप है वो रिलीज किया है, जिसमें आरबीआई ने बताया है कि आरबीआई 2028 का जो पेमेंट विजन है वो आरबीआई का कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों को आरबीआई इंप्लीमेंट करने जा रहा है ताकि ये जो डिजिटल फाइनेंशियल फ्यूचर है इंडिया का वो और ज़्यादा सिक्योर, और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा इंक्लूसिव हो सके। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम बात करें शुरुआत में, तो ये जो करंट बेसलाइन बता रहा है कि इंडिया में नियरली 50% जो पूरे दुनिया भर में और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है उसका 50% केवल इंडिया में ही होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो आता है यूपीआई का। तो यहाँ पर आरबीआई ने ये जो विजन 2028 यहाँ पे लेके रखा है उसकी 3 प्रायोरिटीज डिसाइड करी हैं, जिससे यूजर का ट्रस्ट जो और डिपेंड हो, जो ऑपरेशनल रेजिलियंस है वो इंश्योर रहे, और जो यहाँ पे ग्लोबल इंटीग्रेशन है उसको भी आरबीआई ड्राइव करना चाहता है। मतलब आरबीआई सिर्फ इंडिया में ही ऐसे सारे चेंजेस ना हो, बल्कि उसका एक ग्लोबल इंटीग्रेशन भी करना चाह रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो विजन 2028 है, इसका जो थीम है आरबीआई ने वो दे रखा है शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। ये इसकी थीम है, और इस थीम में 4 चीजों को टोटली यहाँ पे कवर किया जा रहा है। यूजर्स को एम्पावर करना, जो क्रॉस बॉर्डर एफिशिएंसी है, मतलब इंडिया से बाहर पैसा भेजना विदेश में, और विदेश से इंडिया में पैसा मंगाना, वो ज़्यादा इफिशिएंट हो सके। इसके साथ साथ इस्टेब्लिश करना रोबस्ट सेफगार्ड अगेंस्ट डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड सबसे बड़ा चैलेंज है आरबीआई के लिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो डिजिटल पेमेंट में काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए रोबस्ट सेफगार्ड उपलब्ध कराना वो एम है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। तो इन 4 गोल्स को लेकर के आरबीआई ने ये टोटल जो पूरा फ्रेमवर्क है इसको डिजाइन किया है। इसमें टोटल 15 पॉइंट्स हैं, उनको हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट आरबीआई कहता है वो है एक यूनिवर्सल स्विच ऑन एंड ऑफ फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। मतलब क्या है, जैसे अगर वर्तमान समय में आपका कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड खो जाए, तो आप अपना जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसे ऑफ कर सकते हैं। मतलब फ़ोन करके अपने बैंक में, या फिर अपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। होगा क्या कि अगर किसी ने उस क्रेडिट कार्ड को ले भी लिया, उसे अगर पिन भी पता है, तब भी वो उसे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है। तो इस तरह की फैसिलिटी आरबीआई चाहता है यूजर के पास रहे, वो भी अकाउंट लेवल पे, ताकि जितना भी कुछ अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, फोन खो गया, कुछ हो गया, तो वो जो डिजिटल पेमेंट मोड है अक्रॉस ऑल, जो भी आपके चाहे यूपीआई है, आईएमपीएस, जो भी डिजिटल मोड है, चाहे आपने अलग अलग ऐप बना रखी हैं, वो सारे के सारे आप एक बार में डिसेबल और एक बार में इनेबल कर सकें। इससे जो फ्रॉड वगैरह हो रहा है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर एक अकाउंट को लॉग इन करके फिर उसको ऑफ करना पड़े, नहीं। आपको पास एक स्विच होगा, किल स्विच की तरह समझिए, कि उसे आपने प्रेस किया और आपके सारे अकाउंट ऑफ हो जाएंगे, जो भी डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं ऑफ हो जाएंगे। तो ये यूजर्स को प्रोवाइड करवाना है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत काम आएगा। फिर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क लेकर के आना। आपको पता होगा कि जो इस तरह का अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, अब इसमें होता क्या है कि जो भी यहाँ पे कह सकते हैं जो यूज़र है, जो भी बैंक में खाता खुलवा रखा है, अगर उसके साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है, तो सारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। उसने पिन शेयर किया, कुछ भी शेयर किया, तो इसको लेकर के आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में एक और फ्रेमवर्क निकाला था, तो उसी को और थोड़ा रोबस्ट करेंगे। एक जॉइंट अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर लाने का, जो भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब जो इशूअर है और जो बेनिफिशियरी बैंक है, दोनों के ऊपर जो है इसका जो भार है वो डाला जाएगा, ताकि ये जो बैंक्स हैं वो अपने इंटरनल फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम को और इम्प्रूव कर सकें। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी का 100 रुपये गया है, तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपये गया तो भाई आदमी का गया, हमें नहीं मतलब है। अब ये 100 रुपये जो गया है उसकी रिकवरी इस आदमी को की जाएगी। आरबीआई ने पहले ही बता रखा है कि 25,000 रुपये तक आपको यहाँ पे जो रिकवरी के रूप में वो मिल सकते हैं। अब उसका क्या क्राइटेरिया है वो एक अलग वीडियो मैंने बना के रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसमें से कुछ पैसा इशूअर बैंक देगा, कुछ बेनिफिशियरी बैंक देगा। इशूअर बैंक जिसके अकाउंट से पैसे गए हैं, बेनिफिशियरी जिसमें पैसे गए हैं, और कुछ पैसा इसमें आरबीआई भी अभी दे रहा है। तो इसको भी थोड़ा और रोबस्ट करना। आगे बात करें अगर हम, तो ये बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक चेक्स की।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चेक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, जैसे वर्तमान समय फिजिकल चेक होता है। अब इसको ध्यान रखिएगा कि आप इसे सीटीएस से कंपेयर मत करिएगा। सीटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक नहीं होता है। सीटीएस आपका जो फिजिकल चेक होता है उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बना करके उसको ट्रेवल ईजी बनाता है ताकि चेक क्लियरिंग जल्दी से जल्दी हो सके। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक चेक की, वो आपके मोबाइल में ही रहेगा, है ना। आप किसी को चेक काट के जैसे देते हैं वैसे आप इसको चेक काट करके देंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक चेक होगा आपका। और वो इलेक्ट्रॉनिक चिप जैसे आप यहाँ पे चेक पे साइन करते हैं वैसे इस पे जो क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी होगी वो साइंड इंस्ट्रूमेंट होगा। अब होगा क्या कि आपके साइन तो कोई कॉपी कर सकता है लेकिन जो एंड टू एंड जो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी लगी उसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में वो चेक ज़्यादा सिक्योर हो पाएगा और उसकी वजह से जो फिजिकल हैंडलिंग है वो भी खत्म हो पाएगी और चेक नियर रियल टाइम में ये प्रोसेस होना शुरू हो पाएगा, क्योंकि अब किसी तरह का फिजिकल आपको बैंक को नहीं जमा करना, बैंक को लगाना नहीं है, फिर आगे सीटीएस में नहीं जाना, ऐसे नहीं। आपके मोबाइल से आप चेक इशू करोगे जिसको वो प्रेजेंट करे अपने बैंक को, बैंक को उसको डायरेक्ट लगाएगा और डायरेक्ट वो जो पैसा है नियर रियल टाइम में आपका प्रोसेस हो पाएगा। जब ये रियली में इंट्रोड्यूस होगा तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट स्विचिंग सर्विस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब ये है कि जैसे अभी आपके पास मोबाइल होता है, आप मोबाइल नंबर अगर बदल दिए तब आपका नया मोबाइल नंबर हो गया, लेकिन अब क्या हो गया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आ गई। मतलब ये है कि आप वही मोबाइल रखो, अभी आप एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे थे, आपको बीएसएनएल का करना है तो आप बीएसएनएल का करो, नंबर वही रहेगा। तो इससे होगा क्या कि जब आपने नया नंबर बदला तो ऐसा नहीं कि सबको फ़ोन कर करके बताओ कि ये मेरा नया नंबर है, नहीं, वही फ़ोन नंबर है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा आपने फ़ोन नंबर जो है बदला है, मतलब आपने जो ऑपरेटर है वो बदला है कि नहीं बदला है। तो उसमें आपको आसानी। तो उसी तरह कि मान लीजिए आपका बैंक ए में अकाउंट है और आपने अपनी एसआईपी, ऑटो डेबिट्स, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं आपने इसमें यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अकाउंट बदल लें, अपने बैंक बी में कर लें। तो ऐसे में आपको वो सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ेंगी, लेकिन अब ऐसा हो पाएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी आसानी से स्विच होकर के बैंक बी में आप डाल सकते हैं और इसकी वजह से आपका जो पूरा इस तरह का जो प्रोसेस है वो इंटरऑपरेबल हो पाएगा बहुत आसानी से। और इसकी वजह से बहुत बढ़िया सिस्टम हो पाएगा यूज़र्स के लिए कि वो बैंक और अकाउंट बदल सकते हैं बिना बाकी चीज़ों के झंझट के कि भाई उनके एसआईपी, ऑटो डेबिट्स का क्या होगा। आगे बात करें अगर हम, तो इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के रिफॉर्म को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं। मतलब यहाँ पर जो यहाँ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है या फेमा जो है उसको यहाँ पे लेकर के आने, मतलब वो आपके चल रहे हैं, उसके तहत यहाँ पे ये बताया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि एक सिंगल विंडो ऑथराइजेशन मैकेनिज्म वो है वो डेवलप किया जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर या कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो ज़्यादा आसान हो पाएँ, ज़्यादा सुगम हो पाएँ और कॉस्ट इफेक्टिव हो पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा काम किया जाएगा। फिर है एक इंटरऑपरेबल जो ट्रेड्स फॉर एमएसएमईज़ हैं। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे समझिए कि कोई एमएसएमई है, उसने कोई सरकारी काम किया, प्राइवेट काम किया, किसी कंपनी ए के लिए काम किया है। अब उसका जो बिल बना है लेट्स से वो 10 लाख रुपए का बना है। अब लेकिन होता क्या है कि अगर 10 लाख का काम किया है तो कंपनी से तुरंत उसे पैसा नहीं मिलता है। जनरली इनको क्रेडिट देना पड़ता है 30 से 90 दिन का। तो ऐसे में उस एमएसएमई के पास अभी पैसा नहीं आया, लेकिन उसको वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। अपने वर्कर को तो कह नहीं सकता कि जब पैसा आएगा तब हम आपको तनख्वाह देंगे। तो वो पैसा कहाँ से लाएँगे? तो उसके लिए ये ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कि इस 10 लाख की जो इनवॉइस है वो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे लगाते हैं कि मेरा इस कंपनी ऐसे 10 लाख का काम किया, इनवॉइस आनी है, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद आएगी। फिर क्या करते हैं, बहुत सारे बैंक्स हो गए या फिर और जो एंटिटीज़ होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो इस पे बोली लगाते हैं एक तरीके से कि वो इस पे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। कहते हैं 10 लाख का ये इनवॉइस हमें बेच दो, हम आपको अभी के अभी 9.5 लाख रुपए दे देंगे। तो इस तरीके से तो एमएसएमई के पास चॉइस होती है, अगर मान लीजिए कोई 9.5 लाख कह रहा है, कोई कह रहा है 9.8 लाख कह रहा है, कोई कह रहा है 9.9 लाख, ऐसे करके। तो उसको जो सबसे अच्छा लगेगा 9.9 लाख वाला उसको सेलेक्ट कर लेगा। होगा क्या कि एमएसएमई को तुरंत कैश मिल जाएगा और ये जो 10 लाख की इनवॉइस है उस सेम कंपनी को चली जाएगी या सेम बैंक को चली जाएगी जिसने इस एमएसएमई को खरीदा होगा, ये इनवॉइस को खरीदा होगा। अब ये इनवॉइस को अगर खरीद लिया है तो अब जब कंपनी ए पेमेंट करेगी तो वो उस कंपनी को करेगी या उस बैंक को करेगी जिसने इस इनवॉइस को ले रखा है, वो इस अब इनवॉइस को रेज करेगी। तो ऐसे में ये काम होगा। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कंपनी पेमेंट ना करे तो क्या ये जो एमएसएमई थी इससे वसूला जाएगा? नहीं, यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो भी ट्रांसफर हो जाती है कि अब आपकी झंझट है, आपको पैसा वहाँ से लेना है। तो इस तरीके से काम करता है। तो जनरली इंडिया में ऐसा जब काम होता है तो उसके लिए कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म ए बी सी मान लीजिए ऐसे प्लेटफॉर्म है।
अब मान लीजिए जो एमएसएमई है वो प्लेटफॉर्म ए पे लिस्टेड है, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो डिस्काउंट है लेट्स से उसे प्लेटफॉर्म बी पे जो है कोई कोई बैंक है जिसे पता चला कि वो प्लेटफॉर्म बी पे है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो फिर उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म बी पे, ए पे नहीं आ सकता। अब इंटरऑपरेबल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब अलग-अलग ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़े आसानी से वो कहीं पर भी इस तरह का जो ट्रेड्स का यहाँ पे काम है वो कर पाएगा, बड़े आसानी से अपने इनवॉइसेस को बेच करके वर्किंग कैपिटल उसको मिल पाएगी। इसके अलावा इसका जो फेस 4 आता है वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं जो सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट है उसको लेकर के, जैसे साइबर की रिस्क इंडिकेटर केआरआई, मतलब आरबीआई इसके माध्यम से क्या करेगा कि यहाँ पे जो एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा केआरआई का, कि जो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं खास तौर पे उनके लिए, कि भाई यहाँ पे ये गारंटी करेगा कि कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क मॉनिटरिंग हो रही है और जो वाइटल जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है वो जनरेट हो रहे हैं, ताकि जो साइबर थ्रेट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो साइबर या डिजिटल थ्रेट्स होते हैं जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, चाहे आप गूगल पे को ले लीजिए, पेटीएम को लीजिए, इनको इस्तेमाल करके लोगों का पैसा यहाँ से निकाला जाता है। वहाँ से अगर ये रियल टाइम में सारी जानकारी मिल रही होगी, तो होगा क्या कि इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं उनको रोका जा सकेगा शुरुआती स्टेज में ही। वहीं पे एक डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यहाँ पे डीएलईआई यहाँ पे लाया जाएगा। मतलब ये क्या है कि एक यूनिफॉर्म आइडेंटिफायर होगा जो कि नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ के लिए होगा। इससे होगा क्या कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी। मतलब जब भी कोई पेमेंट करी जाएगी उसमें इसको कोड करना आवश्यक हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है बढ़ेगी। जो जो ट्रैक मतलब आपको अगर ट्रैक करना है लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन कोई हुआ है, वो बहुत आसानी से आप कर पाएँगे, कहाँ से पैसा निकला, कहाँ पे गया, वो सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी। इसके अलावा कुछ और चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे एक परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जाएगा फॉर एसपीएसपीज़, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए एक सैंडबॉक्स सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो कुछ भी इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो उस सैंडबॉक्स के अंतर्गत वो सारी चीज़ें कर पाएँगे। सैंडबॉक्स का मतलब एक कह सकते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यहाँ पे होगा, जहाँ से वो ऑपरेट कर सकते हैं और वो जो भी चेंजेज़ हैं वहाँ पे करके देख सकते हैं रियल लाइफ़ में वो कैसा परफ़ॉर्म करेगा। तो वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे एनहांस किया जाएगा जो पेमेंट डेटा एक्सेस है, मतलब एक एआई ड्रिवन रिपॉजिटरी बनाई जाएगी, यूनिफाइड होगी, जो डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट डेटा है उसको यहाँ पे गैदर करने का काम करेगा, जिससे मार्केट ट्रांसपेरेंसी और जो रेगुलेटरी मॉनिटरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो रेगुलेटरी एम्बिट है इसको और ज़्यादा बड़ा बनाएं। जनरली अभी आरबीआई के जो रेगुलेटरी एम्बिट है उसमें फिनटेक्स वगैरह नहीं आते हैं ऐसे, तो उन सबको भी यहाँ पे लाया जाएगा, ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे सबको यहाँ पे लाया जाएगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी इनकी अब ज़्यादा इस्टेब्लिश हो पाएगी और यूजर्स का ट्रस्ट भी बढ़ पाएगा। इसके अलावा कार्ड इकोसिस्टम को फिर रीइमेजिन करने का प्लान है कि एक ओपन इंटरऑपरेबल कार्ड नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें सिक्योर जो टोकनाइजेशन है उसको प्रायोरिटी मिले और इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है वो मिल पाएगी। मतलब यहाँ पे ग्रेटर चॉइस होगी मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी का जो कार्ड सिस्टम है उसने ले रखा है, दूसरा का अगर कोई कार्ड आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाली चीज़ें आपकी ना होने पाए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, मतलब एक डेडिकेटेड रिपोर्ट होगी, पीरियोडिक पब्लिकेशन होगा, जिससे पता चलेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना भारत में पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल पाएंगी। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जो इकोसिस्टम है उसकी एफिशिएंसी का रिव्यू यहाँ पे किया जाएगा, मतलब टारगेटेड रिव्यू होगा। जो बॉटलनेक्स हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के वो क्या हो रहे हैं उनको यहाँ पे समझना, जो इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, एमएसएमईज का जो एक्सपोर्ट्स है उसको कैसे बेनिफिट किया जाए, जल्दी से जल्दी पेमेंट हो पाए, मिल पाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। उसके अलावा रिसर्च और ट्रेनिंग कैपेसिटी को भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि अगर रिसर्च और ट्रेनिंग नहीं होगी, खास तौर पे आजकल के समय में वो डिजिटल जो यहाँ पे फाइनेंसिंग चल या फिर जो डिजिटल एक ट्रांजेक्शन का युग चल रहा है उसमें, तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी स्टेल हो जाएंगी। मतलब हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, क्योंकि उस तरह के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो बढ़ते हैं और उस तरह की जो डिमांड और नीड्स हैं वो भी बढ़ती हैं। तो इस वजह से एक यहाँ पे ये भी सेटअप किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो चेंजेस हैं, कुछ इसमें आपको पहले से ही देखने को मिल रहे हैं, वो आपके आ चुके हैं, कुछ आरबीआई आने वाले समय में इसको करेगा, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें अगर इसके सिग्निफिकेंस की, तो सबसे पहली बात तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इससे डीप होगा, क्योंकि आरबीआई यूज़र के पर्सपेक्टिव से लेकर के इसको चल रहा है। जैसे आपने शुरुआत में देखा होगा कि आरबीआई का पूरा ध्यान इसी पे है कि सिक्योरिटी जो है सिस्टम की ज़्यादा इंप्रूव हो, खास तौर पे जो रूरल या फिर जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों का इस माध्यम पे ट्रस्ट थोड़ा कम हो पाता है,
वो लोग भी जो है इन सारे सिस्टम से जुड़ सकें, चाहे उनकी लिटरेसी कम हो तो भी वो उनके लिए बाधक ना बने। इसके अलावा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर चैनल्स को जब स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा इंटरनेशनल लिंकेज को, तो है क्या कि अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है पैसे, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही मीडियम है, बस वहीं से पैसा आ सकता है, नहीं। बहुत सारे मीडियम होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे। इससे होगा क्या कि जो रेट्स हैं ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ पाएगी, है ना? इसके अलावा जो सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर करने का काम किया जाएगा, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी नहीं बनेगी, तो आपने कुछ भी कर रखा है, कितने भी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म ला रखे हैं, वो 1 सेकंड उनको खराब होने में नहीं लगता है। एक आपका सिस्टम जाम हुआ, यहाँ पे हैक हुआ, कोई अटैक हुआ, वो आपका सीधे का सीधा पूरा का पूरा कैस्केडिंग इफ़ेक्ट वो लेकर के आता है। तो उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो सिक्योरिटी इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को अगर जो लॉस हो रहा है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, वो सारी चीज़ें आरबीआई यहाँ पे ला रहा है। तो ये है पूरी मतलब एक 15 पॉइंट का जो आरबीआई ने इनिशिएटिव लाया है, पेमेंट विज़न 2028 ये। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।